बच्चों हम स्टार्ट लेते हैं। हमने कल बात की थी सेल ऑर्गेनेलीज की। जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं, सारे सेल ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन और आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर, ठीक है, अगर आप फ्यूचर अपना बायो में देख रहे हैं 10th के बाद तो भी इम्पोर्टेंट है और इवन 10th तक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER बोला जाता है, ठीक है। सो ER इज अ लार्ज नेटवर्क। यहाँ हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की वो दिखता कैसा है। सो ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है। ER एक बड़ा नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आपको वर्ड पता है, मेम्ब्रेन में कवरिंग जैसा होता है, ठीक है। सो ER इज अ लार्ज नेटवर्क, बड़ा सा नेटवर्क है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, मतलब ट्यूब्स और शीट्स के फॉर्म में एक नेटवर्क जैसा है। आप देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। सी हाउ दिस इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर फॉर्म में, शीट्स फॉर्म में ये है। ये देखो, ये रफ है, ये स्मूथ है। तो एक ट्यूब्यूलर और स्मूथ फॉर्म मतलब एक नेटवर्क बनाता है ट्यूब्स और शीट्स जैसा, ठीक है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स, वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स शॉर्ट वर्ड है ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स। कैसा दिखता है? ट्यूब जैसा दिखता है, कभी राउंड दिखता है, कभी ओब्लॉन्ग। ओब्लॉन्ग मतलब राउंड और ट्यूब की मिक्स वाली शेप को ओब्लॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। तो कभी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जैसा दिखता है, कभी राउंड दिखता है, कभी ओब्लॉन्ग बैग्स जैसा दिखता है। इन शॉर्ट इसे वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। वेसिकल्स की तरह दिखता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है? नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है ट्यूब्स का, शीट्स का, और दूसरा ये वेसिकल्स की तरह दिखता है, ठीक है। ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. ER की membrane, सारे सेल ऑर्गेनेलीज के पास मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, जैसे प्लांट सेल के पास है, एनिमल सेल के पास है, ठीक है। वैसे ही हर सेल ऑर्गेनेलीज के पास एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वैसे ही ER के पास भी मेम्ब्रेन है। ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER की मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। जैसे प्लाज्मा की मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन्स और लिपिड्स की। तो वैसे ही ER की मेम्ब्रेन भी उसी की बनी होती है। There are two types of ER, दो तरह के दो टाइप्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो होते हैं। द रफ वन इज दिस, जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिनके स्मूथ सरफेस होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So endoplasmic reticulum have two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, ठीक है। जो rough endoplasmic reticulum है ribosomes attached to its surface which are sites of protein synthesis। जो rough endoplasmic reticulum होता है, जो rough endoplasmic reticulum होता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब देखो, इसका एक यूज भी यहाँ मिल गया। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे राइबोसोम्स होते हैं और वहां पे वो प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम किस में मदद करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। सिंथेसाइज मतलब बनाना, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स मदद करते हैं। लेक्चर नंबर सही डाला है हमने? कौन सा लेक्चर नंबर है आज? 77 है, ठीक है। इतना पीछे नहीं है हम लोग, बहुत आगे हैं, ठीक है। सो वी आर हैविंग अवर 77th लेक्चर। लेक्चर है आज हमारा, ठीक है। अच्छा, ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ER मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। दो टाइप्स ऑफ ER होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ पे राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए उसे रफ कहा जाता है।
और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो पहला यूज हो गया ईआर का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला यूज हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके फंक्शंस देख लो, इसके फंक्शंस। The proteins and lipids manufactured in SER help in the building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. आपको पता है जो भी मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो यहाँ प्रोटीन बन रहा है, लिपिड भी बनता है। सो द प्रोटीन एंड लिपिड मैन्युफैक्चर्ड इन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है और लिपिड्स बनते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स और लिपिड हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। देखो प्रोटीन इसमें से भी बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन और लिपिड बनाता है। और आपको पता है जो मेम्ब्रेन्स होती है, जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है। द प्रोटीन एंड लिपिड, ये फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि भाई ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स है, ये लॉन्ग दिखता है, लॉन्ग है, राउंड है, ओब्लॉन्ग है, वेसाइकल्स इन शॉर्ट। ये इसका जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। इसके दो टाइप्स हैं, रफ रफ क्यों है, क्योंकि रफ में है राइबोसोम्स। रफ में कौन है, रफ के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर। अब फंक्शंस में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स, जो कि SER में भी प्रोटीन लिपिड मैन्युफैक्चर होते हैं। सो ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स और लिपिड्स की ही बनी हुई होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नाउ दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन आल्सो, डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे, the process of building cell membrane by SER using proteins and lipids, ठीक है। जब SER हेल्प करती है प्रोटीन्स और लिपिड्स से सेल मेम्ब्रेन बनाने में, उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस वर्ड का मतलब यही है कि मेम्ब्रेन बनाने में मदद करना। SER में जो प्रोटीन और लिपिड बनता है वो प्रोटीन और लिपिड देती है कि भाई मेम्ब्रेन बने, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में काम आता है, ठीक है। स्मूथ SER मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में काम आता है। दूसरा, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में भी काम आता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि SER में बनते हैं, देखो कुछ बनते हैं वो तो मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। SER के जो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं वो क्या बनाने में काम आते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं, ठीक। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या बनाने में काम आते हैं, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में काम आते हैं। दिस इज द सेकेंड फंक्शन, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं, उन्हें एंजाइम कहा जाता है। कोई भी प्रोसेस है हमारी बॉडी का, अगर स्मूथली और इफिशिएंटली फास्ट करना है तो उसमें एंजाइम्स एक्ट करते हैं। इवन हमारा जो, आपने शायद मेरे ख्याल से 7th में पढ़ के आए हो कि हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड है, उसमें भी हमारे स्टमक में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो फूड पे एक्ट करते हैं और फिर कार्बोहाइड्रेट और ये सब बनता है, ठीक है। सो इस तरह से प्रोटीन्स और लिपिड मैन्युफैक्चर जो होते हैं, जो SER में मैन्युफैक्चर होते हैं, वो एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने के काम आते हैं। ER form channels for the transport of materials between various regions of साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म। तीसरा काम क्या है, इट फॉर्म्स चैनल्स। चैनल्स का मतलब कौन सा चैनल, GTV स्टार प्लस नहीं, चैनल का मतलब नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क मतलब पूरा वो कहते हैं ना, पूरी कड़ी बनाता है। चैनल का मतलब होता है नेटवर्क। ER क्या बनाता है, नेटवर्क। ये नेटवर्क है सारा, ये सारा नेटवर्क है। ER फॉर्म्स नेटवर्क फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्टर का काम करता है, कल मैंने समझाया था ER क्या है, ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। ER इज द ट्रांसपोर्टर, आप इसको ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हो,
ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है? ये जो प्रोटीन्स और ये सब बनते हैं इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। इट इज अ ट्रांसपोर्टर। ER forms channel for the transport of materials, especially proteins, between various regions of cytoplasm or between cytoplasm and the nucleus. ER जो है मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? साइटोप्लाज्म की बहुत सारे रीजन्स हैं वहां पे, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो रीजन है वहां पे प्रोटीन्स और लिपिड्स पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ER provides surface for some of the biochemical activities of the cell। एक और काम करता है, क्या करता है? जो बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं हमारे शरीर में। ठीक है, बायोकेमिकल मतलब रिलेटेड टू अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज है उनमें भी, उनको करने में भी वो मदद कर। सरफेस मतलब वहां वो एक्टिविटीज करवाता है अपने सरफेस पे। ठीक है, ER प्रोवाइड्स सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, लास्ट इन द लिवर सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। लिवर सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, पहले तो वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वो जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, आप हैं, हम हैं। ठीक है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी यहाँ से चालू होती है, ये सारी ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है बैक पे, सो हम वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, जिनको रीढ़ की हड्डी होती है, दोज आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो हम वर्टिब्रेट्स हैं। तो हमारे जो लिवर सेल्स हैं, जो हमारे लिवर है, लिवर आपको पता है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये सब आप पढ़ के आए हो आपकी छोटी क्लासेस में। सो वर्टिब्रेट्स में लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। सो ये क्या करते हैं? तो लिवर में जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अगर लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कुछ अगर पॉइजनस चीजें हैं या कुछ खराब चीजें हैं उन्हें प्योर करने का काम करता है। इवन आपने पढ़ा होगा कि जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका लिवर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, सो लिवर तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता ही है, पॉइजनस चीजों से बचाने का काम तो करता ही है लिवर। पर अगर इतना ज्यादा कोई कंज्यूम करता है अल्कोहल तो फिर वो फेल, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करे। ठीक है, तो वो मतलब उसका लिवर खराब हो जाता है वैसे इंसान का जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आपको फंक्शंस आए, सो देयर आर 5 फंक्शंस। फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सेकंड, इट हेल्प्स इन proteins and lipids manufactured in SER function as enzymes and hormones. ER forms channels, ठीक है, networks between various region of cytoplasm. ER provides surface for some of the biochemical activities। बहुत सारे biochemical activities एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती हैं। In the liver cells of vertebrates में जो liver cells हैं, SER क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई मतलब जो भी पॉइजनस मटीरियल होता है उसको ठीक करते हैं। ठीक है, सो एज अ होल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। दिस इज द, ये सारा इसका स्ट्रक्चर था और दिस इज द फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसे आ सकता है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दोनों में आप यही लिखोगे। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी प्रोटीन लिपिड वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, यहाँ पे वो चैनल्स है प्रोटीन्स के लिए। सो ठीक है, मतलब मोस्टली अगर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले कि फंक्शंस लिखो, सो आप ये 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछे या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछे, 5 लिख सकते हैं। कौन से फंक्शन? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सेकंड इज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, थर्ड इज फॉर्म्स चैनल्स या नेटवर्क, फोर्थ इज biochemical activities, helps in biochemical activities, and fifth is detoxifying liver. ठीक है, liver cells. ठीक है, so these are the 5 functions of endoplasmic reticulum and the structure is like this: large network of membrane bound tubes and sheets. फिर इसका जो membrane है प्लाज्मा membrane से सिमिलर होता है, वेसिकल्स होते हैं। रफ या स्मूथ या रफ इसलिए है क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। सो हियर वी कंप्लीटेड अवर ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल।
बच्चों हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है हमारा गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस जिसे हम पैकर एंड मूवर भी कहते हैं। ठीक है, पैकर एंड मूवर का काम क्या होता है? पैकर एंड मूवर हम जब भी घर शिफ्ट करते हैं तो हम लोग पैकर एंड मूवर वालों को बुलाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे घर का सारा जो सामान है उसे स्टोर करते हैं हम अपने टेम्पोस में, फिर वो उसके अच्छे से पैक करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ हमने नई जगह शिफ्ट किया है। उन्हें पैकर्स एंड मूवर्स कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था मैन्युफैक्चरर का काम कर रहा था, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहा था प्रोटीन, वैसे ये हमारा पैकर एंड मूवर का काम कर रहा है। ठीक है, सामान को स्टोर कर रहा है, पैक कर रहा है और पहुंचा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अवर पैकर एंड मूवर। तो कैसा है गोल्जी अपैरेटस? तो गोल्जी अपैरेटस का देखो इस तरह से फिगर है। जो गोल्जी अपैरेटस है सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट थे, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला आगे जाके। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया, सबसे पहले डिस्क्राइब किया इसको। गोल्जी अपैरेटस किस तरह से, गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है गोल्जी अपैरेटस का? तो स्ट्रक्चर क्या है? द गोल्जी apparatus consists of a system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. गोल्जी apparatus में देखो इस तरह से membrane bound vesicles होते हैं, सब में membrane होती है और vesicles का मतलब flattened stack का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे लाइन से, जैसे ये मैंने पकड़ा हुआ है, सो ये stack है। stack मतलब फ्लैटेंड स्टैक मतलब एक जैसे होता है ना, एक के ऊपर एक पैटर्न बनाना, सो उसे हम कहते हैं वेसाइकल्स। पहले भी ये शब्द आया है। ठीक है, फ्लैटेंड स्टैक्स, वेसाइकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। सिस्टन्स बोलते हैं ना, सिस्टन्स मतलब ये इस तरह से एक दूसरे से पैरेलल, देखो एक सब पैरेलल जा रहे हैं एक स्टैक्स फॉर्म में। ठीक है, एक के ऊपर एक स्टैक फॉर्म में पैरेलल होते हैं, उन्हें हम वेसाइकल्स कहते हैं। और इस अरेंजमेंट को सिस्टन्स कहते हैं। ठीक है, सिस्टन्स कहा जाता है। सिस्टन्स इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड टू रिमेम्बर। ठीक है, सिस्टन्स क्या होता है? जब गोल्जी अपैरेटस एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते हैं इस तरह से स्टैक्स में, उसे सिस्टम कहा जाता है, सिस्टन्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है इसके? तो 3 फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस। द मटेरियल सिंथेसाइज, अच्छा मैंने एक बात बताई नहीं, गोल्जी अपैरेटस की जो मेम्ब्रेन होती है वो ईआर की मेम्ब्रेन के नजदीक होती है। अगर आप दोनों थोड़े से सेल्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल की आप थोड़ी सी डायग्राम देखो आपकी बुक में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक ही गोल्जी बॉडीज बनी हुई हैं। आप दोनों फिगर देखना, तो इनकी जो थोड़ी मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस की मेम्ब्रेन थोड़ी सी मिल जाती हैं। सो द मटेरियल सिंथेसाइज नियर ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीजें बनती हैं, जो प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह बनते हैं, इस पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी अपैरेटस। तो ईआर जो मटेरियल बनाता है, वहां ईआर में क्या बनता है? प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो ईआर में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं वो सारे गोल्जी अपैरेटस में ही पैक होते हैं। उसके बाद डिस्पैच मतलब पहुंचाए जाते हैं जहां जहां चाहिए, सेल के अंदर चाहिए, सेल के बाहर चाहिए, मतलब सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस वगैरह में, सेल के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म वगैरह में, तो गोल्जी अपैरेटस की मदद से ही पहुंचाए जाते हैं। गोल्जी अपैरेटस स्टोर्स, मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल्स। गोल्जी अपैरेटस ये सारा काम कहाँ करता है? तो हमने पढ़ा था वेसाइकल्स में, ये वेसाइकल वर्ड। तो ये सारा काम स्टोर करने का, जो सारा मटेरियल है इकट्ठा कहाँ करता है? पहले उसको पहुंचाना, पहले इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना, स्टोर करता है। मॉडिफाई मतलब कुछ मटेरियल में चेंज लाने हैं, अगर उसको कुछ चेंज लाने हैं, पैकिंग करनी है उन मटेरियल्स की, वो सारा काम करता है वेसाइकल्स। ये वेसाइकल्स के अंदर सारा काम करता है। क्या करने का काम करता है? गोल्जी अपैरेटस स्टोर्स, मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड इन गोल्जी अपैरेटस। कुछ केसेस में सिंपल शुगर में से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाई जाती है गोल्जी अपैरेटस में ही। और लास्ट इंपॉर्टेंट काम ये क्या करता है? इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम जो आप नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ोगे
तो गोल्जी अपैरेटस उसको बनाने में भी मदद करता है। तो फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस क्या है? पहला फंक्शन है कि जो ईआर में जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है उसको पैकेज और डिस्पैच करता है गोल्जी अपैरेटस। फिर गोल्जी अपैरेटस अपने सिस्टम्स में वेसाइकल्स में अपने वेसाइकल्स में स्टोर, पैकेज और डिस्पैच का काम करता है, ठीक है। एंड इन सम केसेस गोल्जी अपैरेटस कॉम्प्लेक्स सिंपल शुगर में से कॉम्प्लेक्स शुगर उसी में ही बनते हैं बहुत सारे केसेस में। नेक्स्ट इज गोल्जी अपैरेटस लाइसोसोम। सो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन। ईआर में जो मटेरियल बनता है उसे डिस्पैच करता है गोल्जी अपैरेटस। ईआर अपने वेसाइकल्स में स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और डिस्पैच करता है। तीसरा गोल्जी अपैरेटस कॉम्प्लेक्स शुगर्स उसमें बनती हैं, सिंपल शुगर्स। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट वन इज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। सो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? सबसे पहले कैमेलो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया था। स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसा है? तो गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स। एकदम मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होते हैं, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, उसे सिस्टम्स कहा जाता है, ठीक है। बस इन सबको वेसाइकल्स कहा जाता है। ये सारे वेसाइकल्स हैं और इनको इकट्ठा सिस्टम्स कहा जाता है। द कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स फ्लैटेंड सैक्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और ये सारे वेसाइकल्स हैं, ये सारे वेसाइकल्स हैं और इन सबको साथ में सिस्टम्स कहा जाता है। एंड दैट एज अ होल इज कॉल्ड गोल्जी apparatus, ठीक है। So this was our very another important organelle after endoplasmic reticulum, that was Golgi apparatus. Mostly Golgi apparatus आप जो प्लांट सेल या एनिमल सेल की फिगर बनाते हो वो उसके नजदीकी आप देखे होंगे कि आप नजदीकी बनती है इसकी फिगर, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन और उसकी मेम्ब्रेन मिलके सिंथेसिस वगैरह में या ट्रांसपोर्ट वगैरह में मदद करती हैं, ठीक है। सो मोस्टली आप फिगर्स में ये जरूर देखोगे, ठीक है। So this was your Golgi apparatus. बच्चों अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइसोसोम्स, ठीक है। सो लाइसोसोम्स जो होते हैं उन्हें वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। देखो आपने शुरू में ईआर के बारे में पढ़ा, ईआर है मैन्युफैक्चरर। इसके बाद आपने पढ़ा सेकंड जो था उस गोल्जी अपैरेटस आपने पढ़ा कि वो है मूवर एंड पैकर, ठीक है, डिस्पैच करता है सब। अब हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मतलब सेल का क्लीनर, सेल में क्लीनिंग का काम कौन करता है? लाइसोसोम, ठीक है। सो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या है? ये मैंने इस तरह से बनाया स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर है क्या? लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक की तरह, ठीक है। सैक मतलब एक बोरा की तरह होता है, ठीक है, जिसमें चीजें फिल कर सकते हो। तो लाइसोसोम और मेम्ब्रेन तो होगी सब में, ठीक है। सब मेम्ब्रेन बाउंड ही हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोट्स में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं, ठीक है। सो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। सैक्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सैक्स के अंदर लाइसोसोम्स आर सैक्स फिल्ड विद, उसके अंदर क्या भरा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने पढ़ा था अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन होता है एंजाइम्स बनाना और हार्मोन्स बनाना। तो ये वाले जो एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि लाइसोसोम के अंदर है, वो कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर बनाता है, ठीक है। अच्छा अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इस लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या हैं? तो फंक्शंस हैं लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। समझो कोई अचानक से बाहर से सेल के अंदर चीज आ गई, फॉरेन मटेरियल मतलब कुछ बाहर से आ गया, जैसे कि फूड वगैरह या कोई बैक्टीरिया आ गया, तो क्या करेगा ये लाइसोसोम उसको क्लीन कर, मतलब सेल को क्लीन कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, उसको खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा। या सब समझो कोई बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल ही आ गया। बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल मतलब
जो डैमेज हो चुका हुआ कोई सेल ऑर्गेनली अंदर आ गया सेल के, तो वो उसको भी क्लीन कर देगा, ठीक है, डिस्पोज कर देगा। और लाइसोसोम का पहला काम तो क्या है, वो डाइजेस्ट कर लेता है, जो भी बाहर से चीज आती है उसे डाइजेस्ट कर लेता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट काम क्या है, लाइसोसोम ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंटरिंग द सेल एज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या करता है, लाइसोसोम ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में। देखो लाइसोसोम के दो काम है, पहला वो जो भी अगर ऐसा फॉरेन मटेरियल आता है उसे डाइजेस्ट कर देता है, और दूसरा काम क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उसके अंदर आते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर पाता है लाइसोसोम ये काम, तो इसकी रीजन है एज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका रीजन भी ये है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम दो काम करता है, पहला काम करता है कि वो डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, लाइसोसोम ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में। और ये दोनों काम क्यों कर पाता है लाइसोसोम, क्योंकि उसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो जो फॉरेन मटेरियल है उन्हें इनगल्फ कर जाते हैं या उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं अपने अंदर, ठीक है। और दूसरा काम, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आता है तो उसको सिंपल में कर लेते हैं, ठीक है। सो लाइसोसोम ये दो काम करता है, डाइजेस्टिंग, इट डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल, और दूसरा इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। दो काम करता है लाइसोसोम, किसकी मदद से, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसकी मदद से। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाता है लाइसोसोम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो अब ये दो काम कर लिए इसने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गिव रीजन में 1 मार्क में बहुत आती है, ये कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, उसे सुसाइड बैग ऑफ अ सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है। सुसाइड बैग, खुद को खा जाने वाला सेल, सुसाइड सेल, खुद को मार डालने वाला सेल क्यों कहा जाता है लाइसोसोम को। तो क्या कारण है इसका, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 1 मार्क में गिव रीजन में किसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। ये क्लीनर है, ठीक है, क्लीनर है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, क्लीनर है, पर ये सुसाइडल बैग भी क्यों है, सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल क्यों कहा जाता है लाइसोसोम को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन और गिव रीजन क्वेश्चन यू कैन से। फंक्शंस तो सिर्फ दो ही हैं लाइसोसोम को, फर्स्ट इज टू डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल, सेकंड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जस्ट दो फंक्शन है इसके, पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सफाई वाला काम है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो मेन जो मैं आपको बताती हूँ, इसको सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल क्यों कहा जाता है। तो कई बार ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है, सेल मेटाबॉलिज्म मतलब जो रेगुलर एक्टिविटीज है सेल की, कभी कभी इसमें डिस्टर्बेंस आता है। बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे शरीर में भी होती है, कभी डिस्टर्ब हो जाती है कोई एक्टिविटीज, तो वैसे ही कभी कभी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी डिस्टर्ब हो जाती हैं और सेल को हो जाता है डैमेज, सेल को मतलब कुछ डैमेज हो जाता है सेल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। लाइसोसोम फट जाता है, वो सहन नहीं कर पाता है, जब ऐसा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है सेल का, वो सहन नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर भरे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम और वो लाइसोसोम फट जाता है, और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स खुद को ही खा जाते हैं, जिस सेल में होते हैं उसी सेल को खा जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल, क्योंकि वो खुद को ही खा जाते हैं इसलिए सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों, फिर से कभी कभी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कभी कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, जैसे कि सेल, जिस सेल में लाइसोसोम है वो सेल थोड़ा डैमेज हो गया, तो उस टाइम जो लाइसोसोम होता है वो ब्रेक हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो खुद ही जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अपना ही सेल खा जाते हैं। जिस सेल में लाइसोसोम होता है उस टाइम, आपको पता है ना, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनली, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनली है जो सेल के अंदर होता है,
तो जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है और उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसी सेल को खा जाते हैं जिसमें वो होता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ अ सेल भी कहा गया है। ठीक है, सो लाइसोसोम वेरी इजी टॉपिक, सिर्फ 2 फंक्शंस हैं इसके। और दिस इज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। क्यों सुसाइड बैग ऑफ अ सेल है? ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इफ मतलब जो लाइसोसोम में बर्स्ट and may engulf digestive enzymes engulf its own cells। ठीक है, खुद के ही सेल खा जाते हैं, so it is called suicide bag of the cell। ठीक है, so this was lysosome, the third important cell organelle of the cell। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब किचन ऑफ द सेल। ठीक है, एक तरह से क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सेल्स में जो एनर्जी लगती है यहाँ वो एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे ऐसे फोल्ड्स की तरह, फोल्ड है, इस तरह से है। सो पहले माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इस तरह से 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स होते हैं, जो अंदर की मेम्ब्रेन होते हैं एकदम फोल्डेड टाइप होती है। देख सकते हो आप, दिस इज पोरस एंड दिस इज डीपली फोल्डेड। These folds increase the surface for ATP generating chemical reactions। जो ये पोर्स क्यों होते, ये जो फोल्ड्स क्यों होते हैं इस तरह से? ये जितने ज्यादा फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड का मतलब इस तरह से, ये जितने ज्यादा फोल्ड होते हैं इतनी ज्यादा जगह बनाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा जगह बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे कि रिएक्शंस हो पाए जिससे एटीपी जनरेट हो पाए। एटीपी बनाने के लिए इतने सारे फोल्ड होते हैं जैसे कि आराम से एटीपी जनरेट हो पाए। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? जैसे कि हमारी दुनिया में, ठीक है, इंसानी दुनिया में वी हैव द मनी, ठीक है, पैसे का आदान प्रदान करना पड़ता है हमें। इवन हमें कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, पीना है, भले लॉकडाउन है, वी हैव टू यूज मनी। ठीक है, पैसा नहीं आ रहा है बट वी आर गिविंग इट। ठीक है, हमें फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, एवरीवेयर वी आर गिविंग मनी। ठीक है, इनफैक्ट स्कूल्स आर आस्किंग फॉर मनी एंड हर जगह पैसे के बिना नहीं है। सो इस जैसे इंसानी दुनिया में वी हैव मनी एज अ करेंसी, तो उसी तरह से एटीपी, ठीक है, सो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी एक तरह से सेल की एनर्जी करेंसी है, मतलब जो एनर्जी देती है। एटीपी एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, एटीपी एनर्जी का फॉर्म है जो कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस करने में मदद करता है। हमारी इतनी सारी जो शरीर में एक्टिविटीज होती हैं इसकी एनर्जी के मदद से होती हैं, और इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस मतलब जैसे लाइट के लिए जो कहते हैं पावर हाउस होता है तो लाइट आती है घरों में, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से एनर्जी आती है सेल्स में, जैसे कि सारी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि उसमें एटीपी बनती है। ठीक है, एटीपी जनरेशन होता है, और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेशन होता है इसलिए उसमें इतने सारे डीप फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स की वजह से ज्यादा उसको एरिया मिलता है, ज्यादा एरिया मिलता है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट हो पाए। सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, बिकॉज इन इट द एनर्जी इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? फंक्शंस क्या हैं? The energy released by mitochondria in the form of ATP molecules is used for various chemical activities required for life। अभी मैंने ये बोल ही दिया कि भाई जो एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, सो वो एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज करता है। वो हमारे लाइफ की बहुत सारी वेरियस केमिकल एक्टिविटीज करने में मदद करती है।
The mitochondria are strange organelles as they have their own DNA and ribosomes. Mitochondria एक strange organelle है. Strange मतलब सबसे अलग organelle है. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए. अभी तक आपने क्या पढ़ा था? किसके पास डीएनए होता है? आपने न्यूक्लियस के पास पढ़ा था. ठीक है. न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल नहीं है. न्यूक्लियस एक सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सेल ऑर्गेनेल नहीं है. अभी तक पहला सेल ऑर्गेनेल आया जिसके पास खुद का डीएनए है. और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम भी है. ठीक है. ये आपने आगे कहीं नहीं पढ़ा. राइबोसोम तो आपने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पर डीएनए अभी तक आप पहली बार ही पढ़ रहे हो कि किसी सेल ऑर्गेनेल के पास खुद का डीएनए भी है. सो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए स्ट्रेंज ऑर्गेनेल कहा जाता है. इसके पास दोनों चीजें हैं, खुद का डीएनए भी है, राइबोसोम भी है. जहां राइबोसोम शब्द आया वहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स खुद बना लेते हैं. दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स. एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अभी थोड़ा एटीपी के बारे में जानकारी ले लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है यही हैं कि ये है एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज. और दूसरा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज है क्योंकि खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है और राइबोसोम की मदद से प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है. ठीक है. अभी हम लास्ट एक एटीपी मैंने एक सेपरेट टॉपिक करके पढ़ा रही हूँ. भाई आपको पता लगे एटीपी है क्या, मैंने पहले बता तो दिया, पर माइटोकॉन्ड्रिया तो देखो यहाँ तक ही खत्म हुआ. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तक ही खत्म हुआ, पर क्योंकि ये एटीपी शब्द इसी में ही आया तो मैंने एटीपी के लिए आपको 2 लाइन समझाने के लिए लिखी है. एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है. एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है. ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है. मैंने पहले भी बोला जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ में मनी इज द करेंसी. सो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एटीपी इज द एनर्जी करेंसी. ठीक है. क्योंकि सब काम हमारे शरीर में एनर्जी से होते हैं. सो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स और फॉर मेकिंग केमिकल वर्क. हमारा शरीर क्या करता है, ये जो एटीपी है वो नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है और कोई मैकेनिकल वर्क होता है शरीर में उसे भी करने में मदद करता है. ठीक है. सो हमने आज ये जो 3 टॉपिक्स किए, वी डिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी डिड गोल्जी apparatus, lysosomes and the 4th one is mitochondria. 4 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हमने आज के टॉपिक में कवर किए. सो हम थोड़े से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये जो मैंने एक एक चीज आपको लिखा है वो तो आप लिखेंगे ही, मतलब मैंने एक एक चीज बोर्ड पे बनाई है, लिखी है, थ्रू आउट आपको लिखनी है. कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. पेज नंबर 67 पे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में से 4th नंबर, पेज नंबर 67 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में 4th नंबर. आपका अगर आपने एनसीईआरटी आपके साथ रखी है तो आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा. क्वेश्चन क्या है? The question is, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर सेल के अंदर गोल्जी apparatus ना हो तो क्या होगा? मैं ये पढ़ रही हूँ पेज 67 एनसीईआरटी का 4th नंबर. बेसिकली आज मैंने जितना टॉपिक्स कवर करा है उसमें से मेरे को जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैं आपको वो करा रही हूँ. पर मैंने ये जो 4 टॉपिक्स कराए हैं वो इटसेल्फ ये कंप्लीट नोट्स की तरह हैं. आप अगर सिर्फ ये पढ़ रहे हो, अभी मे भी शायद आपके स्कूल के वो एग्जाम्स हो रहे हैं, 2020 मार्क्स वाले ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं. सो ये जो नोट्स हैं दीज आर द परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट थिंग टू रिमेम्बर. बट मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी करा रही हूँ आपको. What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर Golgi apparatus ना हो तो क्या होगा? आंसर लिखें. If there were no Golgi apparatus,
कॉमा पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स पैकेजिंग एंड dispatching of products in vesicles will be stocked, मतलब स्टॉक होता जाएगा, पैकेज होता जाएगा, स्टोर होगा, पर वो निकलेगा ही नहीं, ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गोल्जी अपैरेटस का सेल के अंदर जो चीजें आती हैं, पैक होती है, स्टोर होती हैं, वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो इफ देयर वर नो गोल्जी अपैरेटस, पैकेजिंग एंड dispatching of products in vesicles by the cell will be stocked, STOCKED, वही स्टॉक होता जाएगा, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स की जगह ऑफ मटीरियल सिंथेसाइज्ड बाय द सेल कर दो। मैं फिर से एक बार सही आंसर बोलती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इफ देयर वर नो गोल्जी बॉडीज, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटीरियल्स सिंथेसाइज्ड बाय द सेल विल बी स्टॉक्ड। ऑफ द मटीरियल्स सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स विल बी स्टॉक्ड, मतलब जो सेल के अंदर जो मटीरियल बनता है वो वहां पे इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। गोल्जी बॉडीज नहीं होंगी तो सेल के अंदर वो जो सारा मटेरियल है वो इकट्ठा ही होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई, ठीक है, अभी अभी आपने लिखा पढ़ा है। सो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज it releases the energy required for different activities of life. Next question लिखें, where do the lipids, question 6, NCERT exercise का 6th, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? जो सेल मेम्ब्रेन के बनने में जो लिपिड और प्रोटीन लगता है वो कहाँ बनता है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के बनने में जो लिपिड और प्रोटीन लगता है वो कहाँ बनता है, तो ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आज हमने यही पढ़ा। सो आंसर लिखें, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, lipids and proteins are synthesized in the endoplasmic reticulum, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लूप्रिंट के 2 क्वेश्चंस लिख लें। आज के मैं सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही लिखा रही हूँ, ब्लूप्रिंट्स के लिख लें, पेज 65 पे है ब्लूप्रिंट में। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट्स का पेज 65 पे 2nd नंबर, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। फिर से, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। सो इसका आंसर क्या है, आंसर लिखें, the cell will not be able to survive and lysosomes will digest it, lysosome वो सेल को ही डाइजेस्ट कर लेगा। the cell will not be able to survive and lysosome will digest it, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन 3, पेज नंबर 65 ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन 3, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स, ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है, ये भी आज कवर हुआ है। बेसिकली जो अभी क्वेश्चंस बोल रही हूँ सब कवर हुए हैं।
सो वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? तो आंसर लिखें, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, कॉमा, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. फिर से बोल रही हूं, when the cell gets damaged, comma, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore lysosomes are known as suicide bags. ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था उसमें ही था. एक लास्ट वाला लिख लो, फोर्थ वाला. वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? सेल के अंदर प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स. ठीक है, आंसर लिखें, द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स. द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स. ठीक है, इनको पावर फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है. मतलब राइबोसोम्स में इतना प्रोटीन बनता है कि इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है. ठीक है, सो दिस वर टुडेज टॉपिक. जितना भी बोर्ड पे लिखा था, बनाया था, सब अच्छे से लिखना है. लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिक्टेट किए, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. सो 4 important टॉपिक्स कवर्ड टुडे. चलें, थैंक यू.